भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार और प्यारी बुआ जी आपको भी बहुत बहुत हमारा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो खुश रहो। सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी सस्नेह नमस्कार। हाँ, और बहुत सारा आशीर्वाद भी, क्योंकि बहुत सारे आशीर्वाद की जरूरत भी है। दे रही हो? हम दे, सभी को चाहिए। अच्छा, सभी को चाहिए। बुआ जी का आशीर्वाद सभी को चाहिए। चलो तो फिर ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि चाहिए तो चाहिए ही, और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो जैसे कि जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ बारिश चाहिए, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा हो गई है वहाँ चाहिए कि थोड़ा सा ठहर जाए, है ना, ऐसा भी चाहिए। हाँ। तो लेकिन अभी हमें कार्यक्रम में ये बताना चाहिए कि हम क्या लेकर आए हैं, हाजिर हो गए आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए बारिश का समय है, हाँ। तो परेशानियां भी थोड़ी हैं, तो रोग के वाहक जो ये मच्छर हैं, हाँ। बहुत सता रहे हैं तो उनके विषय में भी बात करेंगे। और मेकअप टिप्स, आजकल थोड़ा मेकअप को बनाकर रखना थोड़ी दिक्कत है क्योंकि बारिशों का मौसम है। अच्छा, हाँ, तो थोड़ी सी टिप्स भी है। अच्छा देखो, एक बात और है कि बहुत सारी चीजें तुमने हमसे सीखी हैं कि भाई रसोई घर में जब चीजें खत्म हो जाए तो क्या क्या किया जाए, जी ये भी थोड़ा सा आज बता देना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम, हाँ, और हमारी सहेलियां भी बताएंगी, हमारे सखा भी बताएंगे कि अचानक, क्योंकि जब चीजें खत्म हो जाती तो उन्हीं को भाग कर लानी पड़ती। यही तो हम कह रहे हैं कि हाँ, चीजें भाग कर लानी ना पड़े, पहले तो ये बात का ख्याल रखा जाए, और उसके बाद अगर नहीं है और कोई भाग कर लेकर आने वाला नहीं है, हाँ, तब क्या किया जाए। तो ये सब चीजें तो हैं, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही एक झलक हमने दी और हमारे साथी समझ गए होंगे कि आज चित्रलेखा का दिन। हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, आज चित्रलेखा का भी प्रसारण है और बात करेंगे सखी विशेष रामेश्वरी देवी जी की भी। तो भाई बात करेंगे क्या, इनका जन्म मणिपुर में 1977 में हुआ था, है कि नहीं। सामान्य बच्चों की तरह रामेश्वरी देवी को भी बचपन से खेल में रुचि थी, बहुत अच्छा लगता था उनको। वो स्कूल में खेलों में हिस्सा भी लिया करती थी। क्रिकेट और बास्केटबॉल में उनकी रुचि तो थी ही, लेकिन साइकिलिंग में उनकी विशेष रुचि थी। ये बड़ी खास बात है, क्योंकि साइकिल की तरफ ध्यान देना लड़कियों का थोड़ा सा अनोखी बात है। हाँ। और एक समय के बाद साइकिलिंग उनका एक तरह से कहना चाहिए जुनून बन गया, पैशन बन गया। और इसके अलावा साइकिलिंग के लिए और इसे और आगे बढ़ाने को लेकर भी वो अक्सर सोचती रहती थी, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र था कि बहुत कम लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती थी। और आज की तारीख में भी कोई ऐसा सोचे कि हम साइकिलिंग में जाएंगे, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है ना, अटपटा सा लगता है। जी बिल्कुल। रामेश्वरी भारत की प्रसिद्ध साइकिल चालक हैं जो परिवार की जिम्मेदारी भी उठाती हैं, साथ ही CID अधिकारी भी हैं। उन्होंने 2010 में एशिया खेलों में साइकिलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। 2015 में भी उन्होंने पदक जीता और 2005 में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक इन्होंने जीता। संगीता बेटिया देखो, जब साइकिलिंग की बात आती है तो हाँ। इसमें जैसे कि ना दमखम तो चाहिए ही चाहिए भाई। चलाते हैं, थकते हैं, पूरे शरीर का जैसे कहते हैं ना व्यायाम हो जाता है। वैसे भी अगर व्यायाम करना हो तो साइकिलिंग सबसे अच्छा है। जैसे तैराकी अच्छी है, वैसे साइकिल चलाना भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल उत्तम व्यायाम है। तो यानी कि उसमें स्टैमिना चाहिए, उसके संग संग भाई संतुलन भी चाहिए। ये पतला सा पहिया है, उस पर आपको संतुलन बनाकर चलना है। और इसलिए जो स्टैमिना, संतुलन और लक्ष्य पर हर चीज, वो खेल तो कोई भी हो, देखो लक्ष्य आपको निर्धारित करना है और उस पर पूरी तरह से ध्यान लगाना है। तो इस तीनों का जो मिलाप है ये साइकिलिंग में होना चाहिए और इसके लिए विलक्षण आपको क्षमता होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में ज्यादातर, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि पुरुष वर्ग ही आते हैं, लेकिन रामेश्वरी इस प्रतिस्पर्धा में आगे आई और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने लगभग बहुत सारे नहीं 102 पदक लिए। हाँ, हाँ, जी जी जी। और इतने सारे पदक जब मिलते होंगे, जब सजते होंगे घर में, तो फिर खुशियों का क्या ठिकाना। और साथ में देखिए ये भी है कि पढ़ाई लिखाई में भी वो इतनी आगे, जिससे वो CID ऑफिसर भी हैं, तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ उनका परिवार भी है, तो परिवार को भी देखना, पढ़ाई लिखाई भी देखना, अपनी नौकरी को भी देखना, और साथ ही साथ ये भी देखना कि किस खेल में उनकी रुचि है, उसको आगे बढ़ाना तो बड़ी बात है। जी यही तो हम कह रहे हैं कि हाँ। भाई संगीता गाहे बगाहे ये बता देती हैं कि किसकी किस में रुचि है, इस बात का ख्याल रखें, आगे बढ़ें। हाँ। और साइकिल चलाना एक तरह से कहा जाए ना संगीता, तो एक और संदेश देता है कि हाँ। आप पहली बात तो खेल में अपनी रुचि बढ़ाइए, दूसरा साइकिलिंग वैसे भी सामान्य दिनों में भी अगर हम चलाएं, उसका प्रयोग करें, हाँ। तो पर्यावरण को बहुत, हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में एक तरीके से हम सहायक हो सकते हैं और होना भी चाहिए। जी जी बुआ जी, देखिए एक चीज और भी है हाँ। कि
साइकिलिंग अब के समय में जो बच्चे साइकिल चलाते हैं वो थोड़ा सा देखा भी ये जाता है कि थोड़ा सोचते भी हैं कि भाई हम साइकिल क्यों चलाएं, हम मोटरसाइकिल क्यों नहीं चलाएं, हम वो जो स्पीड में गाड़ियां भागती हैं वो क्यों नहीं चलाएं। तो ये भी एक बात है कि इस चीज को भी इन्होंने देखा कि भाई इसको बढ़ावा देना है, तो जिससे पर्यावरण भी संतुलित रहे और साथ ही साथ साइकिलिंग जो एक पुरानी चीज है जिसे हम बड़ा मजा लेकर चलाते थे, अपनापन लगता था और कितनी अच्छे से सफाई करते, तो उस तरफ भी थोड़ा सा ये बढ़ावा है। तो लोगों के लिए जो रुचि है वो बढ़ाइए। और हम तो यही कहेंगे कि आज हम लोगों ने जो बात की रामेश्वरी देवी जी की इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा खेल के तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं तो सामान्य तौर पर अपनी ज़िंदगी में भी साइकिल को अपना हिस्सा बनाएं। क्योंकि देखो, एक तो अभी हम लोगों ने पर्यावरण को स्वस्थ रखने की बात हो गई, स्वच्छ रखने की बात हो गई, तो भाई अपने भी तो शरीर का स्वास्थ्य रखना, अगर ध्यान रखना है, स्वस्थ रखना है, तो साइकिल चलाइए। क्योंकि हम चलाएं मोटरसाइकिल और उसके बाद कहीं जिम में जाए, तो इससे अच्छा भैया साइकिल चला लो, स्वस्थ रहो। नहीं, कहते भी ऐसा है कि अगर साइकिल जिसने चलानी नहीं सीखी उसको आगे की जो गाड़ियां हैं जो मुश्किल हो जाती है। हाँ, बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब साइकिल चलाना सीख तो लेते हैं आगे की गाड़ियां सीखने के लिए, हाँ, उसके बाद साइकिल को कहीं किनारे हो जाए, पीछे रख देते हैं। तो पीछे मत रखिए, उसको फिर से आगे लाइए, क्योंकि बहुत अच्छा वाहन है जी। और रामेश्वरी देवी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सा योगदान साइकिल के लिए किया जी। तो भाई मोहब्बत साइकिल से कीजिए। हमारे बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि हम चलाते हैं सुबह शाम, लेकिन यही एक बड़ी मजेदार बात लिखी है कि आजकल का फैशन है कि हम जो है जिम बाइक या कार से जाएंगे और जिम में जाकर फीस देकर साइकिल चलाएंगे। इससे अच्छा सड़क पर ही साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए और प्रदूषण कम कीजिए। हाँ बिल्कुल, तो एक पंथ दो काज हो गया। हाँ, और ज्यादा रिस्क भी नहीं है, बस थोड़ा सा संभल के चलाइए, जरा सा किनारे किनारे चलाइए। वो तो सारे वाहन में है, और उससे सबसे मजेदार क्या, ट्रैफिक जाम हो अपने हाथ में उठाइए, कहीं भी चले जाइए। जी बिल्कुल, इधर से उधर सड़क पार कर लीजिए। हाँ, तो बस सोचिए कितना अच्छा वाहन है। जी बिल्कुल, और लड़खड़ा के अगर गिर भी गए तो फिर ज्यादा चोट भी नहीं आती है। हाँ, उठाए अपनी साइकिल निकल लिए फिर से। जी, और देखिए हमारे श्रोताओं ने बहुत सारा मच्छरों के लिए लिखा है रेम जी। हाँ, मच्छर तो रोग वाहक हैं ही, बस नेट का प्रयोग कीजिए सभी लोग लेकिन एक बात ये है कि इन्होंने नेट के प्रयोग करने के लिए लिखा है, लेकिन आजकल मच्छरदानी का प्रयोग लोग बड़ा कम करते हैं, इस पर भी बात करेंगे पहले इनका ये। हाँ बिल्कुल, तो लिखते हैं कि नेट का प्रयोग कीजिए, सभी लोग आसपास और घर पर सफाई रखें, प्रशासन के साथ हमारे भी कर्तव्य हैं, उनका पालन करें। और एक और कमेंट है, मित्रों मच्छर से आप जरूर बचें, मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आ सकता है और आपको सर दर्द हो तो खून वगैरह जो है उसकी जांच करा लें। और फिर एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि इन्होंने साइकिल के उस पर लिखा है कि आजकल तो फैशन है कि बाइक या कार से जाएंगे जिम, इन्होंने भी जी बिल्कुल, तो उन्होंने भी वही लिखा है। तो इस तरह से हमारे श्रोताओं ने भी अपनी बात बताई कि मच्छरदानी जरूर लगानी चाहिए। लगाएं। हमारे साथी और लिख रहे हैं कि मलेरिया या दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ये मुख्य रूप से अमेरिका, एशिया, अफ्रीका महाद्वीपों के उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रत्येक वर्ष ये 52.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है तथा 20 से 30 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनता है, जिनमें से अधिकतर उप सहारा अफ्रीका के युवा बच्चे होते हैं। मलेरिया को आमतौर पर गरीबी से जोड़कर देखा जाता है, किंतु ये खुद अपने आप में गरीबी का कारण है तथा आर्थिक विकास का प्रमुख अवरोधक है। तो बड़ी इन्होंने विश्व स्तर पर जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात तो सही है कि कहने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, बीमारी भी छोटी लगती है लेकिन घातक है, तो ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें जी। और पर्यावरण का, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो बहुत हद तक हम बीमारी से बचेंगे। जी जी। और बुआ जी, मलेरिया एक समय तो बड़ी ही परेशानी बनाता था। एक समय ये रोग जो था वो बिल्कुल ज्यादातर देखा ही जाता था। इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जैसा कि हमारे श्रोता ने लिखा कि मच्छरदानी का उपयोग हमेशा करना चाहिए, लेकिन अब लोग सोचते हैं कि भाई इसे उठाए कौन और इसे बांधे कौन, तो इसलिए सीधे से उठाया और कोई ना कोई या तो कॉइल लगा दिया या फिर कोई लिक्विड लगा दिया, जो कि नुकसान भी करता है, नुकसानदेह होता है, खांसी आती है। जबकि मच्छरों की वजह से देखो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी बहुत सारे जो गंभीर बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। और ठंड के दिनों में जब पारा जो है 8 डिग्री से नीचे चला जाता है तो मच्छरों का प्रकोप कम होता है, लेकिन अधिकतर तो जब सामान्य तापमान रहता है आजकल जैसे है तो बहुत उनके लिए
सटीक समय है। हाँ। मतलब उनके पनपने के लिए बिल्कुल सही तापमान है, सही स्थिति है। तो हमें सजग रहना बहुत जरूरी है। जी, अभी देखिए ना कि जब बारिश जब तक होती रहेगी तब तक मच्छर नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जैसे ही रुकती है वैसे ही फिर बहुत ज्यादा अचानक से हो जाते हैं। इसका मतलब ही है कि जो जमा हुआ पानी होता है उसमें वो पनप जाते हैं। या फिर कोई ऐसा इलाका जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ काम वगैरह चल रहा है, तो वहां कुछ चीजें जैसे पानी वगैरह रह गई या कूड़ा करकट वहां रह गया तो उसमें भी पनपते हैं। खुली हुई नालियां हैं उनमें भी पनपते हैं। गंदा पानी जहां जमा हो जाता है उनमें भी पनपते हैं। तो फिर ऐसे बर्तन भी हम छोड़ देते हैं ना संगीता, कहीं कहीं फालतू के पड़े हैं, या 4 ईंटें ऐसे ही लग गए तो छोटा सा तालाब जैसा बन गया, या रुक गया, पानी रुकने की व्यवस्था हो जाती है। या जैसे मकान बन रहा है, जैसे तुमने कहा कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहां कुछ सीमेंट ऐसी 4 जगह से ऐसे घिर गई तो एक गड्ढा जैसा बन गया, बस हो गया काम। उनके पर अपने भर का नहीं तो जो ईंटों में जो डिजाइन बनी होती है उसी में जितना पानी रहता है वही उनके लिए बहुत है। बहुत होता टायर ट्यूब है, कुछ और भी बर्तन, कूलर का पानी वगैरह हो गया, कूलर का पानी गर्मी में इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको जैसे ही बारिश शुरू हो गई तो फिर आलस में वो वैसे ही पड़ा रह गया। उसके संग संग जो आपके ये जो है जिसमें पौधे आप लगाते हैं गमलों में, पॉट जो होते हैं उसमें भी पानी आजकल बारिश में अगर बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो उसमें भी पानी ऊपर रह जाता है जी, तो मिट्टी के ऊपर वो जो पानी है उसमें भी मच्छर पनपते हैं। तो भाई जगह तो आपको तलाश नहीं होगी कि ये कहाँ कहाँ घुस के बैठे। हाँ बिल्कुल। और खिड़कियां वगैरह जो होती हैं वो शाम के समय में थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए तो अच्छा है। जिस समय लाइट जलाने का समय होता है उस समय बहुत तेजी से ये घर के अंदर आते हैं। हाँ, और 10 मिनट के लिए अगर आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ लेवेंडर की खुशबू जो होती है वो मच्छरों से बचाती है। और कुछ एक अजवाइन वगैरह भी है, सरसों का तेल भी है और नींबू की खुशबू है। तो सरसों का तेल कैसे लगाएं, मतलब क्या? सरसों का तेल अब जैसे मच्छर वगैरह जहाँ ज्यादा होते हैं, जहाँ जैसे गाय वगैरह पाली जाती है वगैरह जलाएं। हाँ सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं, या सरसों का तेल जो है वो हाथ पे रगड़ के और पैर हाथ में लगा भी सकते हैं। कुछ लोगों को, हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को महक नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सरसों के तेल से बहुत तेज मच्छर भागते हैं। और जो गाय वगैरह पली रहती हैं शाम के समय में अगर उनको थोड़ा सा रुई में या कपड़े में लगा करके अगर लगा दे तो आप देखेंगे कि वो भी बची रहती हैं, क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं। अजवाइन का पानी बना के स्प्रे कर सकते हैं, ऐसे ही नींबू का पानी बनाकर भी स्प्रे किया जा सकता है। नीलगिरी का तेल है उसको भी आप जैसे सरसों का तेल लगा सकते हैं हाथ पैर में, वैसे लगा सकते हैं और थोड़ा सा उसको कहीं कटोरी में रख भी सकते हैं। जी, तारपीन का भी तेल बहुत फायदा होता है। अगर आप मवेशियों को थोड़ा सा लगा दें पैर में या कहीं भी जहां उन्हें ज्यादा मच्छर काटते हैं कान वगैरह के पास में, तो तारपीन का तेल थोड़े कपड़े में डुबा करके थोड़ा सा अगर रगड़ दें, थोड़ी दिक्कत तो होती है लेकिन समय जाता है, लेकिन उनको बेचारों को रात भर आराम मिल जाता है। जी, और छोटे बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक है। जो कॉइल वगैरह हम लोग लगाते हैं, जो लिक्विड लगाते हैं वो खतरनाक है, तो उससे अच्छा तो छोटी छोटी मच्छरदानियों में ही सुलाएं तो ज्यादा अच्छा है। उनको तो सुला देंगे क्योंकि वो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अपने लोगों का क्या। अब जैसे कि सरसों के तेल की तरह नीम का तेल हाथ पैर में लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत तेजी से महकता है। तो इसको आप कटोरी में अपने आसपास रख सकते हैं, छिछले बर्तन में कोई ऐसे पॉट में रख सकते हैं आसपास में, तो इसकी खुशबू से वो भागेंगे। ऐसे ही पुदीना, तुलसी, इन सब का भी जो रस है वो भी बहुत फायदेमंद है मच्छरों को भगाने के लिए। तुलसी का पौधा भी रखेंगे तो भी मच्छर नहीं आएंगे। जी, बस शाम के समय सुनाएंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम बता नहीं रही हो। जी बिल्कुल नहीं आएंगे। फूल सा चेहरा खिला रहना चाहिए। खिला तो रहना चाहिए, लेकिन अगर चेहरा आपका खिला और अचानक से कान में गूं होने लगी तो क्या करोगी? अच्छा, मजेदार बात यह है कि आपके पास आप एकदम सांस रोक के बैठ जाओ, उसके बाद मारो तो मरते भी नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग जाते हैं। क्योंकि ये आवाज से जो है ना, जैसे आपका हाथ बढ़ता है तो ये आवाज से सुनते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है, सेंसर होता है कि कोई आ रहा है, बस गायब, उड़नछू हो जाते हैं। तो भैया इसलिए बेहतर है कि आप जैसे कि खिड़की उड़की में ना जाली वाली लगवा लें, है ना। और कोशिश करें कि पहले तो जो सबसे पहले बताया गया कहीं पानी वानी जमा ना रहे, यानी कि इनका कहीं घर आपके आसपास घर में ना हो। फ्रिज के भी पीछे जो कभी कभी पानी रहता है, फ्रिज के ऊपर कभी कभी नमी के समय पानी आ जाता है, तो उन सब जगहों पर भी ये पनप जाते हैं। जी, और लोग काला कपड़ा बहुत पहनते हैं मैम। क्यों? तो बुआ जी, क्योंकि काले कपड़े में भी देखा ऐसा गया है कि रात के समय में अगर काला कपड़ा पहना तो उसमें मच्छर डर जाएगा। नहीं, मच्छर जो होते हैं वो इर्द गिर्द ज्यादा घूमते हैं, तो हल्के रंग का कपड़ा पहने तो ज्यादा अच्छा है। सिर के बाल का क्या करें? सिर के बाल को तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसका नहीं किया जा सकता। सर पर सफेद दुपट्टा आप लपेट कर बैठ सकते हैं, रख के बैठ सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब तेल लगा होता है सिर पे
पहले से। सरसों के तेल की हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तेल आदि लगा है तो बहुत तेजी से आते हैं। और अक्सर हम लोग आसपास में जब छोटे थे ना संगीता, पता नहीं तुम लोग ये सब देखते हो कि नहीं, हम लोग के पास तो इस तरीके का बहुत समय रहता था। जो सबसे लंबी लड़की होती थी ना, जो हमारे साथ चल रहे होते थे, उनमें जो सबसे लंबा होता था उसके सिर के ऊपर सबसे ज्यादा मच्छर रहता था, और हम लोग कहते थे तुम्हारा सिर गंदा है इसलिए मच्छर बहुत मंडरा रहा है। जी जी। तो जो लंबा होता था, बैठे रहो तो या चल रहे हो तो बालों पर आते हैं। नहीं, सर पे तेल भी रहे तो भी ऊपर ज्यादा मंडराते हैं, लेकिन सरसों का तेल रहे तो नहीं मंडराएंगे। नहीं, ये तो हम पहले से जो सुबह से लगा होता है या एक दिन पहले से जो लगा होता था, पहले तो देखो भाई रिवाज था रोज तेल लगाया जाता था। बिल्कुल अच्छे से, नहीं रोज शैम्पू होता है, तो बस ध्यान रखें। तो इसमें बुआ जी वो लोग फायदे में रह जाते हैं जो पूरी आस्तीन के कपड़े पहनते हैं ना। हाँ, तो वो तो बच जाते हैं। पूरी आस्तीन का कपड़ा पहने, हम तो सिर भी ढक के रहने के लिए कह रहे हैं जी, है ना। जी तो जी बिल्कुल सही तुमने कहा कि पूरी आस्तीन का कपड़ा पहने, मोजे आदि भी पहन सकते हो, अगर मौसम ठीक है तो आप पहनिए। और कोशिश यही करिए कि ये जो बाकी जो रासायनिक पदार्थ है ना उनका प्रयोग ना करें। हाँ, है ना? हाँ, चंदन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाँ कुछ एक उसकी टिकिया वगैरह आती है जिसको आप शाम को अच्छा तो उसमें मच्छर नहीं आएगा, मच्छर को नहीं पसंद चंदन। हाँ नहीं पसंद है शायद, तो चंदन का भी इस्तेमाल लोग करते हैं, चंदन के तेल वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। मच्छर को कपूर भी नहीं पसंद है। नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद भी जला सकते हैं। हाँ, शाम के समय में शायद इसी वजह से लोग धुआं वगैरह करते हैं, और आरती अगरबत्ती धुआं इस वजह से ही शायद होता है, क्योंकि उसमें जो लोहबान वगैरह डाली जाती है वो मच्छर तो क्या बहुत सारे कीट पतंगों को दूर रखती है। हाँ, और फिर उससे परेशानी भी कम होती है, अच्छी खुशबू भी आती है, देर तक बनी रहती है, और भी जैसे दूसरे पेस्ट हैं उनसे भी थोड़ा सा अच्छा रहता है अगर ये इस तरह का धुआं वगैरह किया जाए। तो समय समय पर ऐसा ना करें संगीता बिटिया कि पेस्ट कंट्रोल करवाते रहें, अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, तो आए ना मच्छर। भगाने का इतना उपक्रम करने से पहले ही अपने रखें तैयारी कि ये आपके घर में ना आ सके। जी बिल्कुल। केरोसिन का तेल भी थोड़ी बूंद उसकी डाल सकते हैं, कहीं अगर पानी वगैरह देखे कि भाई वहां आप नहीं साफ सफाई के लिए जा सकते हैं, थोड़ा सा केरोसिन के थोड़ी सी बूंद डाल देंगे तो उससे भी मच्छर के जो लार्वे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जी बुआ जी, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रोग वाहक हम उसे कहते हैं जो संक्रामक रोगों को एक लोग से मतलब निरोगी व्यक्ति तक जो रोग फैलता है, ऐसे ही मतलब बीमारियां फैलती हैं जो मच्छर से हैं। तो ये रोगवाहक हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीमारियों को ले जाते हैं। रोगवाहक मच्छर इन्हें कहा जाता है। पिछले साल की बात है, इनकी जो पत्नी है वो पूजा के फूल तोड़ने मकान के नीचे लगे पेड़ के पास गई थी, और वहां पर डेंगू मच्छर ने काट लिया और रात होते होते जोर से बुखार आ गया। जब सुबह टेस्ट कराया तो चिकित्सक ने डेंगू होने की पुष्टि की। उसी रात इतनी तबीयत खराब हो गई कि बेहोशी की हालत में आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब जाकर जान बची। तो इतना खतरनाक होता है। देखिए, जब हम लोग सोचते हैं कि भाई ये फूल है, चलो क्या है तोड़ लेंगे, लेकिन वहाँ क्या है, क्या मच्छर किस तरह से पनप रहे हैं, इसका भी ध्यान देना जरूरी है। यानी कि सरसों का तेल लगा के जाना चाहिए था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई यही तो हम कह रहे थे कि ये अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हो जाएंगे, और हम हाजिर हो गए जी बिल्कुल। और हमारे श्रोता भी बिल्कुल तैयार हैं चित्रलेखा सुनने के लिए। हाँ, लेकिन बड़ी एहतियात की बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। तो मच्छर से आप जरूर बचें। मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आ सकता है, और आपको सिरदर्द हो तो खून की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। और पश्चिमी राजस्थान में अंततः मच्छर बहुत ज्यादा है, सब अभी बारिश के मौसम में भी। जी जी जी। तो बात बिल्कुल सही है, जहां जहां पे है वहां पर ध्यान रखें, एहतियात रखें। भाई हम तो यही चाहते हैं, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें जी। और चित्रलेखा सुनते रहें। चित्रलेखा मानव मन की गहराइयों में पाप और पुण्य की परिभाषा खोजने वाली कथा चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा की चिरजीवी रचना चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम पढ़ रहे थे योगी कुमारगिरी और सामंत बीजगुप्त के बीच होने वाला विवाद। विषय था विवाह और कारण थी यशोधरा, किंतु वास्तव में इस विवाद का कारण संभवतः यशोधरा नहीं, चित्रलेखा थी। नर्तकी चित्रलेखा,
जिसके सौंदर्य से योगी का संयम लड़खड़ा रहा था और जिसका प्रेम बीजगुप्त के लिए जीवन का संबल था। आर्य मृत्युंजय, मैं प्रेम में विश्वास करता हूं और ऐसी स्थिति में मेरा विवाह करना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रेम की अधिकारिणी कोई दूसरी स्त्री नहीं हो सकती। बीजगुप्त, तुम्हारा कहना संभव है, उचित हो, पर जिस समय लोग तुमको अविवाहित कहता है उस समय तुम अविवाहित हो। रही विवाह करने की बात, वहां तुमसे मैं तुम्हारा ध्यान इस ओर आकर्षित करा सकता हूं कि विवाह पुत्रोत्पत्ति के लिए होता है और इसलिए आवश्यक है। चित्रलेखा की संतान बीजगुप्त की संतान न होगी और न वो संतान बीजगुप्त की उत्तराधिकारी ही हो सकती है। कभी इस पर भी विचार किया है? देवी चित्रलेखा। हाँ आर्य। तुम विदुषी हो, तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम बीजगुप्त की परिस्थिति को अच्छी तरह समझती हो। आर्य श्रेष्ठ, आपका कथन सर्वथा उचित है। मैं समाज द्वारा उपेक्षिता एक नर्तकी ही तो हूं। बीजगुप्त की पत्नी होना मेरे लिए असंभव है। ऐसी स्थिति में मैं वो करने को प्रस्तुत हूं जिससे बीजगुप्त का भला हो, पर आप इतना जानते हैं कि ऐसा करने में मुझे बड़ा त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा नर्तकी? बड़ी विचित्र बात कह रही हो। तुम संभवतः अपनी मन प्रवृत्ति को भूल रही हो। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम विराग के जीवन को अपनाना चाहती हो। उसके लिए यह सबसे अच्छा अवसर है। योगीराज, यदि आप विराग पर विश्वास करते हैं और एक व्यक्ति को विराग का उपदेश दे सकते हैं, तो फिर मुझे क्यों बंधन में बंधने को बाध्य किया जा रहा है? इसलिए कि तुम विराग के योग्य नहीं हो और साथ ही तुम समाज के नियमों के प्रतिकूल भी चल रहे हो। तुम्हें यह उचित होगा कि तुम कम से कम समाज के नियमों का तो पालन करो ही। योगी, एक प्रश्न और करूंगी। क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार हो? यदि हां, तो फिर इसी समय मैं तुम्हारी शिष्या हुई। कुमार गिरी के नेत्र स्वयं ही विशाल देव की ओर घूम पड़े। विशाल देव उस समय अपने गुरु की ओर देख रहा था। थोड़ी देर तक कुमार गिरी कुछ सोचते रहे। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हें दीक्षा देना मेरे लिए असंभव है। मुख से कह देना सरल होता है, करना बड़ा कठिन कार्य है। योगी, तुम्हारे लिए विराग चाहे जितना सरल हो, पर मेरे लिए कठिन है। अकेली विराग के क्षेत्र में विचरना मेरे लिए असंभव सा है। अभी तक अनुराग के क्षेत्र में हूं और संसार भले ही उस क्षेत्र को पवित्र न माने, पर ईश्वर के आगे और मेरे आगे वो क्षेत्र पवित्र है। उससे बाहर निकलने के अर्थ होते हैं दूषित क्षेत्र में पदार्पण करना, और व्यर्थ पाप करने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूं। बात बनी और बिगड़ गई। मृत्युंजय ने इसका अनुभव किया। बात बिगड़ी और बन गई। बीजगुप्त ने इसका अनुभव किया। कुमार गिरी चित्रलेखा को जानता था और चित्रलेखा कुमार गिरी को। श्वेतांक और विशाल देव दोनों ही इस बातचीत के गूढ़ महत्व को समझ रहे थे। एक यशोधरा ही ऐसी थी जो न कुछ अनुभव करती थी, न कुछ जानती थी और न कुछ समझती थी।
उसने मृत्युंजय से कहा, पिताजी, रात्रि अधिक बीत गई है। वृद्ध मृत्युंजय ने अपनी पुत्री की ओर देखा और फिर चित्रलेखा की ओर। दोनों में कितना भेद था। एक देवी थी, दूसरी दानवी। एक शांति थी, दूसरी उन्माद। और बीजगुप्त परिस्थिति चक्र का एक अभागा शिकार, पर साथ ही मनुष्यता से पूर्ण मनुष्य। मृत्युंजय ने चित्रलेखा से कहा, देवी चित्रलेखा, तुम्हारे क्षेत्र को अपवित्र कौन कहता है? जो कुछ तुम कर रही हो वह अपनी मन प्रवृत्ति के अनुसार, और मैं ये भी मानता हूं कि तुम्हारा सारा व्यवहार प्रेम का है। प्रेम के क्षेत्र में अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। पर देवी, क्या वह मनुष्य जिससे तुम प्रेम करती हो यदि ठीक मार्ग पर न हो तो उसको ठीक मार्ग पर लाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? प्रेम में त्याग की आवश्यकता होती है, और बीजगुप्त के लिए जो त्याग तुम करोगी वो महान होगा। आर्य श्रेष्ठ, चित्रलेखा से यह कहना व्यर्थ है। बनने और बिगड़ने का उत्तरदायित्व मुझ पर है। चित्रलेखा न मुझे बना सकती है और न बिगाड़ सकती है, और मैं अपने लिए यह कह सकता हूं कि मेरा और चित्रलेखा का संबंध अमर है। आर्य मृत्युंजय, आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो या ना हो, पर मुझे ये करना होगा, और ये करना होगा अपने लिए नहीं वरन बीजगुप्त के लिए। इतना विश्वास रखिए। और आर्यश्रेष्ठ, आपकी कन्या के लिए बीजगुप्त अच्छा वर है। ये विवाह सबसे सुंदर होगा। बीजगुप्त, तुम्हें यशोधरा जैसी पत्नी मिलना असंभव है। आज से तुम्हारा और यशोधरा का संबंध पक्का हो गया। अच्छा आर्यश्रेष्ठ, अब मुझे विदा दीजिए। इतना कहकर बीजगुप्त मृत्युंजय के भवन से बाहर चला गया। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। आर्यश्रेष्ठ, आप बीजगुप्त के कथन का बुरा ना मानिएगा। आवेश में आकर मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान खो बैठता है। उस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी धारणा बना ले तो अनुचित है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूं कि बीजगुप्त का और आपकी कन्या का संबंध बहुत श्रेष्ठ होगा, और इस संबंध का होना आवश्यक भी है। श्वेतांग के साथ चित्रलेखा भी बीजगुप्त के पीछे पीछे चल दी। इन लोगों के चले जाने के बाद मृत्युंजय को परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान हुआ। उन्होंने कुछ देर तक मौन रहकर कुमारगिरी से कहा, योगीराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, पर इस बातचीत से इस निष्कर्ष पर पहुंच सका हूं कि इस नर्तकी का बीजगुप्त पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ये अनुमान उचित है। और साथ ही नर्तकी चित्रलेखा का हृदय बहुत स्वच्छ है। इस पर कुमारगिरी मौन ही रहे। उनकी आंखें न जाने क्यों आप ही आप विशालदेव की ओर उठ गईं। विशालदेव मन ही मन मुस्कुराया। योगीराज, क्या बीजगुप्त पर अधिक दबाव डालना उचित होगा? चित्रलेखा कह गई है, और जो कुछ वो कह गई है उसे पूरा करेगी, इतना विश्वास है। फिर भी अब ये इच्छा होती है कि बीजगुप्त को छोड़ ही दिया जाए, क्योंकि चित्रलेखा के मन को इससे आघात पहुंचेगा। चित्रलेखा के मन को आघात पहुंचेगा, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। बहुत संभव है कि चित्रलेखा स्वयं ही बीजगुप्त को छोड़ देने पर प्रस्तुत हो, और ऐसी अवस्था में बीजगुप्त का जीवन संभल जाएगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि
चित्रलेखा से बीजगुप्त का संबंध टूटना ही उचित है। मृत्युंजय, यशोधरा के लिए बीजगुप्त से अच्छा वर तुमको न मिल सकेगा, ये समझ रखना। कुमारगिरी चाहते थे कि बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह हो जाए। संभवतः वे चाहते थे कि चित्रलेखा बीजगुप्त के बंधन से मुक्त हो जाए। क्या योगी चित्रलेखा को पूरी तरह पाने की कामना कर रहे थे? उधर बीजगुप्त चित्रलेखा के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहता था। किंतु वास्तव में चित्रलेखा क्या चाहती थी? चित्रलेखा के अंतर में उतरकर इस प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में मृत्युंजय का रूप धरा विनोद शर्मा ने, कुमारगिरी बने सुधीर पांडे तथा बीजगुप्त और चित्रलेखा के रूप में थे कमल शर्मा और दिशी दुग्गल। उपन्यास चित्रलेखा के सूत्रधार हैं हरीश भीमाणी। इस रेडियो प्रस्तुति में सहायक हैं राजेश मलिक और रेडियो पठन का ये स्वरूप आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगली कड़ी तक श्रद्धा भारद्वाज का नमस्कार। तो भाई ये जीवन का जो असमंजस है, दर्शन है कहना चाहिए, है ना, क्रांति या शांति की बात है या बिछोह या मिलन की बात है, इन सब का जवाब है इस श्रृंखला में। अभी हमने पठन सुना चित्रलेखा जी। और अब मच्छर भाग गए? रसोई घर में चीजें हैं कि खत्म हो गई? नहीं है। तो भाई ये कुशल गृहिणियों की बात है कि रसोई घर में चीज खत्म भी ना हो और उसके समय से मंगवा लिया जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी तो मामला फंस ही जाता है ना। हाँ, बहुत बुरी तरह फंस जाता है। लेकिन कुशल गृहिणियां ऐसी भी होती हैं, अचानक रात में घर में कुछ रिश्तेदार आ गए, सारी सब्जियां खत्म हो गई थी और दुकानें भी बंद हो गई थी। तो मेरी पत्नी ने बेसन की सब्जी और खीर बनाकर उन लोगों को खिलाया, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही बेसन पकौड़े बनाने के लिए लाया था और सुबह चाय बनाने के लिए दूध बचा हुआ था। तो देखिए, हाँ, तो यानी कि थोड़ी चीज जब बची होती है तो फिर उस समय कितना अजीब सा लगता है, भाई इतनी सी बच गई, अब इसका क्या करें। कभी कभी तो ये होता है कि चलो इसको भी बना डालें, लेकिन यही चीज अगर बच गई तो कभी फिर जरूरत पे काम भी आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और वैसे भी डिब्बे में कहते भी हैं कि जैसे अगर आप जीरा रखा है आपके डिब्बे में और मसालदान में आपको भरना है तो उसमें 2 चम्मच छोड़ दीजिए। हाँ। कभी एकदम ऐसा ना हो कि शून्य की स्थिति आ जाए, है कि नहीं? हाँ, वो इस वजह से, क्योंकि कभी तो अगर अचानक से याद पड़ा तो भाई चलो वो थोड़ा सा जो है बुआ जी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल भी खाली कर दिया तो फिर वो अचानक से फिर वो गड़बड़ मामला हो जाएगा। हाँ, देखिए, तो फिर बारिश कहीं और हो जाएगी ना। जी, एक हमारे श्रोता ने और लिखा है कि मेरे रसोई घर में जब भी कोई सामान खत्म हो जाता है तो श्रीमती जी सारा गुस्सा हम पर ही उतार देती हैं, जबकि हम ही हर रोज पूछते रहते हैं कि कुछ लाना तो नहीं है। तो यही बारिश हो गई ना, देखा यहाँ पर, यही हम कह रहे थे कि बारिश कहीं हो जाती है, गलती अपनी होती है। हाँ। तो भाई आप बिल्कुल एहतियात बरतें। आपको एक बात बताऊं कि कुशल गृहिणियां चीजें खत्म हो इससे पहले ही मंगवा लेती हैं। कभी कभी हो सकता है कि जल्दबाजी में किसी सामान के पैकेट्स को कुछ और समझ लें, या बात अलग है, पर खत्म हो जाए तो कोई दूसरी व्यवस्था कर ही लेती हैं। इसलिए तो सुपर वुमेन कहलाती हैं। आइडियाज की भरमार हमारी सखियों के पास ही है, सारे सब्स्टिट्यूशन उन्हें पता है। तो लेकिन तो इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अच्छा ही लिखा है, क्योंकि गृहिणियां तो होती ही हैं भाई, वो कुछ ना कुछ मिला करके और बिल्कुल अच्छी। जैसे कि अगर मान लीजिए चीनी खत्म हो गई
तो गुड़ का सहारा है, गुड़ का वो भी सहारा खत्म हो गया तो बताशे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। मीठा पसंद है तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बताशे मिल जाएंगे, नहीं तो मिश्री तो मिल ही जाएगी, इलायची दाना मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी सैशे रखे होते हैं हमारे पास कहीं सफर के हों। इसके संग संग जैसे हमारे साथी ने लिखा है कि अगर चाय नहीं होती है तो कॉफी बना लेती हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेती हैं। लेकिन अगर सही बात में बताएं तो जैसे अगर बेसन नहीं और आपको कढ़ी बनाना है, अचानक आपने देखा और पूरी अपनी कढ़ी बन गई, तो आप आटे की पकौड़ी बनाकर अगर उसमें डाल देंगे, लेकिन घोल बेसन का होगा तो बहुत हद तक ये नहीं पता चलेगा कि किस चीज की पकौड़ी है ना। तो ये व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन चाय की पत्ती खत्म हो जाए तो फिर नींबू की चाय भी नहीं, नींबू की चाय भी नहीं मिलेगी फिर नींबू वाली चाय भी नहीं मिलेगी। नींबू वाली चाय तो नहीं मिल पाएगी। हाँ, दूध अगर खत्म है तो आप नींबू वाली चाय पी सकते हैं, बिना शक्कर के पी सकते हैं, लेकिन चाय तो चाहिए ही। हाँ, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं, इसलिए पहले से तैयारी रखना चाहिए। नमक का कोई भी विकल्प नहीं है। और सब्जी आदि की बात जैसे हुई तो अक्सर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि उड़द वाला जो पापड़ होता है, मूंग या उड़द वाला, उसको भून लेते हैं। सब्जी अगर आपके पास कोई नहीं है, उसको क्रश कर दिया, यानी कुरकुरा तोड़ दिया और उसमें थोड़ा प्याज वाज काट दिया, टमाटर काट दिया, तो एक सब्जी जैसी बन जाती है कच्ची जी, तो वो भी अच्छा लगता है। हाँ, और जब बारिश का मौसम आता है तो हमारी सखियां तो जैसे मूंग दाल की बड़ी वगैरह हो गई या उड़द दाल की बड़ी वगैरह होती है, तो वो पहले से ही बना के सुखा कर रख लेती हैं कि भाई कभी अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई, अचानक से पता चला कि कुछ है नहीं, बनाना नहीं, सब्जी नहीं आ पाई, तो फिर वो सब चीजें बनाए। तो मतलब थोड़ी सी पहले से तैयारी भी बहुत जरूरी है। और ये बात तो बहुत ही जरूरी है कि एक पेपर में आप लिख लें उस वक्त जो सामान खत्म हुआ है। तो इस तरह से 1-2 दिन के, 4 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद देखेंगे बुआ जी, तो उसमें अच्छी खासी 6-7 सामान की लिस्ट हो जाती है। अच्छा, तो मतलब जरूरी है कि 6-7 सामान हो तो ही लेने जाएं? ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 सामान हो गया, भाई आप ले आइए। और आजकल तो हमारे एक साथी ने ये भी लिखा कि भाई फोन पर 10 मिनट में सामान आ जाता है। तो ये भी विकल्प आपके पास है। तो समय रहते चीजें अगर घर में भरी रहें तो ये समय नहीं देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर समय का तो नुकसान होता ही होता है, साथ में वो चीज भी नहीं बन पाती है। हाँ, चीज भी नहीं बन पाती है, उससे ज्यादा मूड खराब हो जाता है। और मूड खराब हो तो फिर गाना सुनना पड़ता है। बेटिया देखो संगीता, ऐसा है ना, जब समय कम हो सारा मेकअप बिगड़ जाता है। मतलब जितनी जल्दबाजी में तो भाई देखो समय तो कम है हमारे पास भी, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें बताई जा सकती हैं ना। जैसे कि आजकल तो सबसे पहला तो कि वाटरप्रूफ जो बहुत सारे मेकअप के सामान आते हैं उनका प्रयोग करें। हाँ बिल्कुल, ऑयली चीजों का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ऑयली स्किन भी अगर खास कर तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हमने लगा तुम कहोगी कि ऑयली स्किन है तो आप घर से बाहर ही ना निकले। नहीं, बिल्कुल नहीं, निकलना तो है। और लिपस्टिक वगैरह जैसा है तो मैट लिपस्टिक इस्तेमाल करें। और जो ब्लेंड करने वाला जो स्पंज होता है उससे ब्लेंड कर लेंगे तो थोड़ा मैटी लुक आता है, अच्छा लगता है। मतलब लिपस्टिक लगा लें अगर, तो उसके बाद टिश्यू पेपर भी आप अपने होठों के बीच में दबा सकती हैं, तो जो अतिरिक्त जो है वो निकल जाएगी लिपस्टिक और कहीं से इधर उधर से फैलने की संभावना कम रहेगी। ऐसे ही काजल की भी बात आती है, तो अगर आपने काजल लगाया तो ध्यान रखें बारिश होने वाली है तो लिक्विड वाला काजल या आईलाइनर लगाकर ना निकले। बिल्कुल। और जो मौसमी फल वगैरह हैं उनका सेवन करें तो भाई नेचुरल ग्लो आ लिपस्टिक लग जाएगी, नेचुरल ग्लो आ जाएगा बुआ जी। हाँ, यानी कि प्राकृतिक अपनी सुंदरता का ख्याल रखें। खान पान का अगर ध्यान रखेंगे तो आंखें वैसे ही चमकती रहेंगी, खुश रहेंगे आप। बिल्कुल। और इसी के साथ अब सखी सहेली कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।